अगर आप सशक्त हैं तो कुछ भी आपके लिए असमर्थ नहीं है। आप सब कुछ जीवन में कर सकते हैं। वैश्विक दिव्यांग दिवस पर इसी सुविचार के साथ हम शुरुआत करेंगे नया सवेरा की। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले 1 घंटे में होंगी देश, दुनिया, खेल जगत, आर्थिक जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। और जब हम खबरों का जिक्र करते हैं तो झारखंड में किस तरह से जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेजी पकड़ रही हैं। आज प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं उसको लेकर हम बात करेंगे जो कि जमशेदपुर और खूंटी में है, किस तरह से वहां रहेगा माहौल। वहीं अगर संसद की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे अहम विधेयक हैं जो आज पटल पर रखे जाएंगे राज्यसभा और लोकसभा में, इसको लेकर भी होगी बातचीत। वहीं तमिलनाडु में फिलहाल मौसम अभी थोड़ा बहुत ठीक और वहां पर हालात किस तरह से हैं इस पर भी हम डालेंगे निगाह। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस का। झारखंड विधानसभा के लिए दूसरे चरण के मतदान से पहले झारखंड में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ी। राजनीतिक दलों ने कर दिया है अभियान तेज। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे झारखंड के खूंटी और जमशेदपुर में रैलियां। संसद में आज लोकसभा में होगी पोत पुनर्चक्रण विधेयक 2019 पर चर्चा, तो वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2019, एसपीजी संशोधन विधेयक और दादरा एवं नागर हवेली और दमन और दीव विधेयक पर होगी चर्चा। पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश का कहर सहने के बाद तमिलनाडु के लिए राहत की सांस। मौसम विभाग ने दक्षिण और पश्चिम तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का जताया अनुमान। कैबिनेट सचिव ने की देश में प्याज की कीमतों के मुद्दे की समीक्षा। 11 प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों के मुख्य सचिवों ने दी स्थिति की जानकारी। राज्य को प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के दिए गए निर्देश। नासा के एक उपग्रह ने ढूंढा विक्रम लैंडर। अंतरिक्ष यान से प्रभावित जगह और मलबे की नासा ने जारी की तस्वीर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में चीन ने लगाया अमेरिकी सैन्य जहाजों और विमानों के हांगकांग जाने पर प्रतिबंध। कई अमेरिकी एनजीओ के खिलाफ भी प्रतिबंधों की घोषणा। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में पिछले सप्ताह पारित किए गए अमेरिकी कानून की प्रतिक्रिया स्वरूप उठाया चीन ने ये कदम। और खेलों में दक्षिण एशिया खेलों के पहले दिन भारत ने झटके 5 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य समेत कुल 16 पदक। लियोनेल मेसी ने जीता अपने करियर का रिकॉर्ड 6वां बैलन डी'ओर पुरस्कार। अमेरिका की दिग्गज मेगन रैपिनो ने जीता महिला वर्ग में बैलन डी'ओर पुरस्कार। और आइए अब देखते हैं खबरें झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई। तो झारखंड में दूसरे और तीसरे चरण के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में प्रचार जोर पकड़ रहा है। 7 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में 20 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा, जबकि 12 दिसंबर को 8 जिलों के 17 निर्वाचन क्षेत्रों में तीसरे चरण का मतदान होगा। सभी दलों के वरिष्ठ नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के खूंटी और जमशेदपुर में रैलियां करेंगे। 16 दिसंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख कल थी। कागजातों की जांच के बाद 230 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 5वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करना जारी है। कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ, जिसके दौरान अनुमानित 64.44% मतदान दर्ज किया गया। मतों की गिनती 23 दिसंबर को एक साथ ही की जाएगी। तो झारखंड में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया
उन्होंने कहा कि एनआरसी को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज झारखंड का जो सिमडेगा है वहां कल चुनावी सभा को संबोधित किया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य के जनजातीय और गरीब लोगों को पर्याप्त धन उपलब्ध होने के बावजूद सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। झारखंड में पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने बाकी चरणों के लिए प्रचार का काम तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के बड़े नेता राज्य में रैलियां करके जनता से वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्य में 2 रैलियां की और रघुवर दास सरकार के पक्ष में वोट मांगा। अमित शाह की पहली रैली चक्रधरपुर में थी, जहां उन्होंने कहा कि जनता के वोट से यह तय होगा कि राज्य विकास के पथ पर चलेगा या नक्सलवाद के। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि आदिवासियों का फायदा उठाने वाली, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाली और चुनाव के टिकट बेचने खरीदने वाली पार्टियां झारखंड के विकास के लिए कभी काम नहीं कर सकती। कि जो पार्टियां टिकट बांटने में खरीद फरोख्त करती हो, जो पार्टियां आदिवासियों का शोषण करती हो, जो पार्टियां झारखंड की रत्ना के विरोधी हो, जो पार्टियां अरबों खरबों का भ्रष्टाचार करती हो, वो पार्टियों को वोट देकर झारखंड का विकास नहीं हो सकता। अमित शाह की दूसरी रैली जमशेदपुर में हुई, जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चुनौती दी कि वो बताएं कि यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने झारखंड को क्या दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों को घर और बिजली दे रही है। मैं राहुल बाबा को पूछने आया हूं, भैया आप जरा झारखंड के लोगों के वोट मांगने आए हो, तनिक बता दो कि उनके घर में बिजली क्यों नहीं पहुंची थी, 70 साल तक बिजली क्यों नहीं पहुंची थी। सिर्फ इस विधानसभा के अंदर 11,400 गरीब घरों के अंदर बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी झारखंड की अपनी पहली रैली के लिए सिमडेगा पहुंचे। उन्होंने झारखंड सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस सरकार के लिए वोट मांगे। राहुल ने कहा कि उनकी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, चाहे वो कर्नाटक, चाहे वो पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हमने वायदा किया था कि सही दाम मिलेगा और किसान का कर्जा माफ करके हम दिखा देंगे, और वही वायदा मैं आपको यहां करने जा रहा हूं। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड विकास मोर्चा का भी प्रचार तेजी से चल रहा है। झारखंड में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान 30 तारीख को हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का 7 दिसंबर को होगा। मतगणना 23 तारीख को होगी। रांची ब्यूरो, डीडी न्यूज। और झारखंड की चुनावी हलचल को जानने के लिए ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक। कुमार, जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, ऐसे में आज जो स्टार प्रचारक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 अहम रैलियां हैं जमशेदपुर और खूंटी में, किस तरह की तैयारियां हैं वहां पर इस रैली को लेकर? देखिए, पहले चरण में प्रधानमंत्री ने 2 जगहों पर रैलियां की थी। जो पहला चरण समाप्त हो चुका है, 30 नवंबर को हुआ था, और दूसरे चरण में 7 दिसंबर को जो चुनाव होगा उसमें जमशेदपुर जो ईस्ट सिंहभूम जिले का हिस्सा है, हेडक्वार्टर है, तो यहाँ पे 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों पर प्रधानमंत्री की आज जो रैली होगी वो निश्चित रूप से उन प्रत्याशियों के लिए एक संजीवनी साबित होगी जो संघर्ष कर रहे हैं, कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। और प्रधानमंत्री के आने के बाद जब उनका स्पीच होगा, जब लोग यहाँ उनको सुनेंगे, तो निश्चित रूप से उनका उत्साहवर्धन होगा और एक एज होगा, एडवांटेज एज होगा उनके लिए। लेकिन अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर पूर्वी सीट जो है वो खासा इंपॉर्टेंट हो गया है, खासा रोचक है। यहाँ पर सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाह लगी हुई यहाँ पर, क्योंकि जमशेदपुर पूर्व से मुख्यमंत्री रघुवर दास यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हीं के कैबिनेट के सहयोगी जो उनके मंत्रिमंडल के मंत्री थे, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय,
तो सरयू राय जमशेदपुर पश्चिम से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ ही ताल ठोक दिया है। तो यहाँ पर सरयू राय और रघुवर दास के बीच मुकाबला है। जो पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं और वो कह रहे हैं कि बड़ा ही खासा दिलचस्प मुकाबला है। इसके अलावा कहें कि त्रिकोण बनने की कोशिश यहाँ पर आजसू पार्टी है, चाहे कांग्रेस के गौरव वल्लभ है जो प्रवक्ता हैं वो भी खड़े हैं यहाँ पर। तो ये सीट अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम अगर आसपास की अगर बातें करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहें तो पूरे दूसरे चरण में मुकाबला बिल्कुल आर पार का है। यानी महागठबंधन बनाम बीजेपी है। अगर हम सरायकेला की बात करें, बगल का डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। चंपाई सोरेन वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं गणेश माहिल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम घाटशिला की बात करें तो घाटशिला जमशेदपुर ईस्ट सिंहभूम का ही हिस्सा है। वहां घाटशिला में जो मुकाबला है वहां पर बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो चुनाव लड़ ही रहे हैं। रामदेव सोरेन लड़ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, गणेश मार्डी लड़ रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। लेकिन भाई प्रदीप बलामुच्चू जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे यहाँ के राज्य के, वो बागी बनकर आजसू प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन बहुत जो सारी सीटें हैं वहां मुकाबला बिल्कुल सीधा है। यानी बीजेपी बनाम महागठबंधन। बिल्कुल। और साफ तौर पर देखा जाए कुमार आलोक, तो भाजपा ने अगर खूंटी की हम बात करें तो वहां पर रघुवर दास के मंत्रिमंडल में जो मंत्री रहे नीलकंठ, उसी पर अपना दांव दोबारा खेला है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि जो वहां पर मुद्दे हैं खास तौर पर वो किस तरफ इशारा करते हैं, जब हम देख पा रहे हैं कि एक त्रिकोणीय मुकाबला बनने की भी कोशिश है और ये तमाम जो नेता हैं उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में जल्द ही कैद होगा। देखिए, खूंटी की अगर बात करेंगे तो खूंटी एक ऐसा सीट है और एक ऐसा क्षेत्र है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अगर आप जब बिहार झारखंड एक था, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे और लालू यादव का सिक्का चलता था पूरे बिहार झारखंड में, तो उस समय भी खूंटी जो सीट थी वो बीजेपी के झोली में जाती थी। आप अगर वहां अर्जुन मुंडा इस बार चुनाव जीते हैं, खूंटी से लोकसभा का चुनाव जीते हैं और केंद्र में मंत्री हैं, और रामदयाल मुंडा वहां से जो मंत्री हैं वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वो बहुत बड़े नेता है वहां पर खूंटी में। तो जो लोकसभा के उपाध्यक्ष थे वो भी खूंटी से ही बिलोंग करते थे। तो खूंटी एक तरह से बीजेपी का गढ़ है और वहां पर घेरने की कोशिश की जा रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर हम बेस देखें तो संथाल परगना में उनका बेस है और संथाल परगना में वो स्वीप करते रहे हैं। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां भी स्वीप कर दिया, यानी बीजेपी ने वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चे के गढ़ में सेंध लगा दी। तो ये जो एरिया है, खूंटी का जो एरिया है, वो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना टक्कर दे पाएगी बीजेपी को, ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन एक तरह से आप कहें कि वो मजबूत गढ़ है बीजेपी का। बिल्कुल। और साथ ही कुमार आलोक, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वहां पर उन्होंने राहुल गांधी को उतारा है जहां पर वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं। कल उन्होंने सिमडेगा में चुनावी सभा को संबोधित किया। ऐसे में कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से कोशिशें हो रही हैं और जहां तक सीट शेयरिंग की बात थी तो काफी मशक्कत करनी पड़ी थी महागठबंधन की पार्टियों के बीच, यानी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये महागठबंधन बनाया है। वहां पर झारखंड विकास मोर्चा के जो बाबूलाल मरांडी है उनको भी शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और झारखंड विकास मोर्चा के जो बाबूलाल मरांडी है वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं कि ये जमशेदपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ओवैसी की जो पार्टी है, ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद है, उनकी जो पार्टी है, यहाँ पर 2 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। और वो अगर कांग्रेस के बन्ना गुप्ता है जो जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां अल्पसंख्यकों की अच्छी आबादी है, और अगर ओवैसी की पार्टी यहाँ पर अल्पसंख्यकों का वोट काटने में अगर सफल होती है तो फिर कांग्रेस के लिए परेशानी है। बन्ना गुप्ता बहुत बड़े उम्मीदवार है, बहुत मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन ओवैसी के खड़ा होने से एक पॉलिटिकल यहाँ पर थोड़ा सा कांग्रेस के लिए खासकर नुकसान सकता है और बीजेपी के लिए सेफ गेम होगा अगर ओवैसी की पार्टी वोट काटने में सफल होती है तब। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम
जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और झारखंड के बाद अब आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां आज विधायी कार्य के तहत केंद्रीय जहाज रानी मंत्री मनसुख मांडविया प्रस्ताव करेंगे कि कतिपय मानक स्थापित करने, पोत पुनर्चक्रण के विनियमन और ऐसे मानकों के प्रवर्तन के लिए कानूनी क्रियाविधि अधिकथित करने के लिए और उससे संबंधित या अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। इसके अलावा साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2015-16 के संबंध में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्वृष्टि सिफारिशों के क्रियान्वयन के स्थिति के बारे में वक्तव्य देंगी। इसके अलावा राज्यसभा में विधायी कार्य के तहत गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम यानी एसपीजी 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और उसे पारित किया जाए। अमित शाह प्रस्ताव करेंगे कि दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों के विलयन और उससे संबंधित मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और विधेयक को पारित किया जाए। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2019 पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए और विधेयक को पारित किया जाए। और संसद की कार्रवाई पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे हमारे संवाददाता सुधाकर के पास। सुधाकर, तो आज कौन कौन से ऐसे अहम विधेयक हैं जो सदन के पटल पर रखे जाएंगे? आसान भाषा में हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल आंचल, काफ़ी अहम है और ख़ासतौर से संसद की गतिविधि सुचारू तरीके से चल रही है। कल भी हमने देखा कि लोकसभा में और राज्यसभा में भी एक अहम विधेयक पास हुए, तो इस लिहाज से कहा जाए कि आज भी जो विषय सूची में वो काफ़ी अहम है। अगर लोकसभा की बात की जाए तो शिप रिसाइकलिंग, जो जहाज होते हैं पानी के जहाज, उनके लिए रिसाइकलिंग से संबंधित एक विधेयक है। ये विधेयक इसलिए अहम है, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो जो 40% जहाज है उनकी रिसाइकलिंग भारत में होती है, लेकिन एक उपयुक्त कानून नहीं है। पर्यावरण से कैसे निपटा जाए, कोई हाजार्डस मटेरियल भारत में नहीं लेके आए, इस तरह की तमाम चीज़ें, अगर उल्लंघन होता है तो किस तरह से सजा और जुर्माना दिया जा सकता है, तो इसके बहुत कह सकते हैं कि नियम थे नहीं इससे पहले। तो ये एक काफ़ी अहम बिल होगा और शिप इंडस्ट्री में जिस तरह से भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगुवाई करने की कोशिश कर रहा है, उस लिहाज से शिप रिसाइकलिंग जो जिसमें भारत विश्व का सिरमौर है एक तरह से, तो उसको विनियमित कैसे किया जाए, उसको रेगुलेट कैसे किया जाए, उस लिहाज से ये काफ़ी अहम विधेयक। इसके अलावा जो एक दूसरा विषय है, किसानों का मुद्दा है। विभिन्न कारणों की वजह से किसानों का जो फसल का नुकसान हुआ है हाल के दिनों में, चाहे मौसमी कारण हो, कोई अन्य कारण हो, और उसकी वजह से किसानों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसको लेकर एक चर्चा होगी लोकसभा में। तो ये काफी अहम रहेगा, क्योंकि उसके बाद कृषि मंत्री भी जवाब दे सकते हैं, तो ये काफी अहम विषय रहेगा। इसके अलावा राज्यसभा की बात की जाए तो 3 बिल जो पहले ही लोकसभा से पास हो चुके हैं, चाहे वो एसपीजी एक्ट में अमेंडमेंट से संबंधित विधेयक हो, या फिर दादरा और नगर हवेली के साथ दमन दीव के एकीकरण की बात हो, या फिर दिल्ली की जो अवैध कॉलोनियां हैं उनको नियमित बनाने ऐसे संबंधित विधेयक है। तो ये तीनों काफी अहम विधेयक है और उम्मीद जरूर की जा रही है कि कम से कम इसमें से 2 खासतौर से एसपीजी कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक और दादरा और नागर हवेली के साथ दमन दीव के एकीकरण से संबंधित विधेयक, इन 2 विषयों के आज राज्यसभा में चर्चा के बाद पास होने की उम्मीद सरकार जरूर कर रही है। बिल्कुल। और सुधाकर, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ कि जो हैदराबाद का दुष्कर्म मामला है वो भी कल संसद में गूंजता हुआ नजर आया और सभी सांसदों ने एक मत में कहा कि एक कठोरतम कानून लाने की व्यवस्था करनी होगी, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद में किया।
जी बिल्कुल, संसद के दोनों ही सदनों में इस पूरे मसले को लेकर काफी चिंता जताई गई और हमको पता है कि अतीत में भी, चाहे निर्भया कांड के बाद ही हो या इसके बाद मोदी सरकार के समय में भी, अगर पॉक्सो जैसे कानून में संशोधन करके खासतौर से छोटी बच्चियों के का अगर रेप होता है तो मौत की सजा तक के प्रावधान किए गए थे। बावजूद इसके इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर इसको लेकर काफी चिंता जताई गई दोनों ही सदनों में, और सरकार ने कहा कि जो सदन की तरफ से जो भी सुझाव आएंगे इस तरह की घटना को रोकने के लिए, इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए सरकार उन सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में इस विषय पर एक डिटेल डिस्कशन संसद के पटल पर भी होगी और उससे जो रास्ता निकले, क्योंकि कई चीजें सरकार के विचाराधीन है। आईपीसी, सीआरपीसी में बदलाव की बात की जा रही है। उस घटना की अगर एक बात की जाए तो गृह राज्य मंत्री ने ये कहा था कि जो एक 0 एफआईआर जो पहले से जिसके लिए एडवाइजरी राज्यों को दी जा चुकी है, क्योंकि वो मसला कहीं ना कहीं फंसा कि इस थाने का मामला या उस थाने का मामला है और उसमें काफी समय व्यतीत हुआ था। अगर वो समय नहीं व्यतीत होता तो हो सकता है जान बचाई भी जा सकती थी। तो इस तरह की चीजें दोबारा ना हो, तो इसको लेकर संसद के भीतर एक बार एक डिटेल डिस्कशन होने की जरूर संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो संसद का शीतकालीन सत्र जारी है जहां पर लोकहित और जनहित के कई ऐसे मुद्दे हैं जो चर्चा का विषय बनते हैं। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। Here gravity and physics don't call the shots and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरों के सफर को बढ़ाएंगे आगे। हम बात कर लेंगे तमिलनाडु की, जहां राज्य के विभिन्न हिस्सों में सामान्य से भारी बारिश जारी है। मुख्यमंत्री ई पलानीसामी आज बारिश प्रभावित पश्चिमी जिलों का दौरा करने वाले हैं। 29 नवंबर के बाद से राज्य में बारिश से संबंधित कई घटनाओं में 27 लोगों की मौत हो गई। बारिश के कारण 12 स्थानों पर हुए भूस्खलन के बाद नीलगिरी जिले में कुन्नूर मेट्टुपालयम राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। इस बीच चेन्नई के मौसम कार्यालय ने दक्षिण और पश्चिम तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और आज के लिए उत्तरी भागों और पुडुचेरी में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मेट कार्यालय ने कहा कि मेट्टुपालयम में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 18 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिसके बाद कुन्नूर में, नीलगिरी और पलविदुथी में 13 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों के मुद्दे की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता की। 11 प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यों द्वारा प्याज की बढ़ती कीमत से निपटने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में कैबिनेट सचिव को जानकारी दी गई। कैबिनेट सचिव ने प्याज के स्टॉक में कमी को अस्थायी बताया और निर्देश दिया कि प्याज की ओवरऑल उपलब्धता को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि कीमतों में ठहराव आए। केंद्र द्वारा करंट सीजन के दौरान प्याज के निर्यात की अनुमति नहीं देने का पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। राजीव गाबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हालात से निपटने के लिए 29 नवंबर से ही 11,000 मैट्रिक टन प्याज के आयात को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट सचिव ने राज्यों को उचित मूल्य पर प्याज खरीदने और वितरित करने के लिए अपने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों का उपयोग करने का निर्देश भी दिया है। और अब बात नवाचार की। भारत और स्वीडन के बीच इनोवेशन पर हो रहा सहयोग आम लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक स्वीडिश कंपनी के साथ पंजाब में पायलट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसके तहत एक ऐसी तकनीक के जरिए
काम हो रहा है, जिसमें कृषि अवशेषों को जैव ईंधन में यानी कि बायोफ्यूल में बदल दिया जाता है। पंजाब में लगा ये प्लांट धान की पराली को उच्च ऊर्जा वाले बायोकोल में बदल देता है। ये कदम भारत और स्वीडन के बीच एक सस्टेनेबल ग्लोबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ाया गया अहम कदम है। To address the issue of stubble burning in northern India, the Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India has been working to identify sustainable solutions. One identified technology, converting agri-waste to biocoal, is currently being piloted at the National Agri-Food Biotechnology Institute in Punjab through a partnership with BioEndev from Sweden. This plant converts paddy straw into high-energy biocoal. The current pilot unit has the potential to convert 150 kg of agri-waste per hour into energy-efficient and clean biocoal, which has an energy potential of 50. और अब खबर चंद्रयान से जुड़ी हुई। सितंबर में चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हुए विक्रम लैंडर को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक उपग्रह ने ढूंढ निकाला है। नासा ने अपने लूनर रेकनॉसेंस ऑर्बिटर द्वारा ली गई एक तस्वीर जारी की है, जिसमें अंतरिक्ष यान से प्रभावित जगह दिखाई पड़ रही है। तस्वीर में यान से संबंधित मलबे वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जिसमें कई किलोमीटर तक लगभग 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर मलबा बिखरा हुआ है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के युवाओं को रोजगार देने और उनके भविष्य के लिए बेहतर आजीविका हासिल करने के लिए एक बदलाव वाहक का काम कर रही है। देखते हैं बंगाल के बीरभूम जिले से ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश के ग्रामीण इलाकों में केंद्र सरकार की प्रमुख प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अप्रशिक्षित युवाओं के लिए एक वरदान बनकर सामने आया है। भारत को और अधिक विकसित करने के मकसद से शुरू किए गए इस योजना के तहत देश के हर जिले में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में कौशल विकास योजना के तहत 2000 से अधिक नौजवानों ने सिलाई, खुदरा व्यापार, नर्सिंग, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी आदि जैसे कौशल का प्रशिक्षण हासिल किया है। ये प्रशिक्षण उन्हें आत्मविश्वास और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षित हो रही हूँ। हमें मुफ्त में कोर्स दिए जा रहे हैं। हमारे शिक्षक वास्तव में अच्छे हैं और मैं हमें प्रदान किए गए प्रशिक्षण से खुश हूँ। ये मुझे अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करेगा। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ प्रशिक्षण मिल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के बारे में मैं मार्केट से सुना और यहाँ पे आकर के एडमिशन लिया। यहाँ पर कोई पैसे लिए नहीं जाते, ये फ्री कोर्स है। पीएम नरेंद्र मोदी की बदौलत हमें यहाँ मुफ्त प्रशिक्षण मिल रहा है। मुझे सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये मेरे प्रशिक्षित होने में, भविष्य में कमाने और इस तरह अपने परिवार की मदद करने में उपयोगी साबित होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मकसद युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है, ताकि वे अपने परिवारों को बनाए रखने के लिए बेहतर आजीविका सुनिश्चित कर सकें। बीरभूम में कौशल विकास केंद्र ने अब तक 1250 लोगों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। कश्मीर घाटी में सैलानियों की भीड़ ने जोर पकड़ लिया है। घाटी में बर्फ गिरने से पर्यटन से जुड़े लोग भी काफी खुश हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। नए कश्मीर में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। हालात खुशनुमा है। सामान्य जिंदगी की रफ्तार ठंडी पड़ गई है, लेकिन पर्यटन जगत में गर्मी आ गई है। नवंबर को कश्मीर में ऑफ सीजन माना जाता है। दिसंबर में पर्यटकों की आमद जोर पकड़ती है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग, युसमर्ग, सोनमर्ग, खिलनमर्ग, पहलगाम और मुगल रोड में हाल ही में हुए हिमपात से पर्यटन जगत से जुड़े लोग फूले नहीं समा रहे। उनका कहना है कि अगले 1-2 माह तक 4 से 5 बार हल्का हिमपात और हो जाए तो पूरी वादी पर्यटकों से गुलजार हो जाएगी।
आपने देखा कि इस बार जो स्नोफॉल बहुत पहले ही हुआ, तो दिस इज़ ए गुड ओमेन फॉर गुलमर्ग स्पेशली, क्योंकि ये स्पेशली एक विंटर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द विंटर स्पोर्ट्स विल स्टार्ट इन गुलमर्ग। स्कीइंग की एक्टिविटी होगी और बाकी जो स्लेजिंग वगैरह का वो ऑलरेडी इन प्लेस है। हमारे पास स्नो मोबाइल्स जो हैं आपने देखा है, दे आर इन प्लेस। तो जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो तैयार हैं। होटल्स में भी जो हीटिंग की फैसिलिटीज़ हैं दे आर रेडी। सो वी जस्ट वांट द टूरिस्ट टू कम हियर एंड एंजॉय द विंटर्स इन गुलमर्ग। नवंबर की शुरुआत में श्रीनगर समेत घाटी के प्रमुख शहरों में हिमपात कभी कभार ही होता है। समय से पहले हुई बर्फबारी ने जैसे पर्यटकों की भी मुराद पूरी कर दी। देश विदेश से आए पर्यटक यहाँ काफी खुश हैं। Because of the scenery, the fantastic view, that the most why I am here. My first time in Kashmir, so of course I really like snow. That's why I come to Kashmir. And of course, before come here, everyone tell that Kashmir is like paradise on earth. This is my first time in Kashmir and also my first time in Gulmarg. Okay, and indeed this is a true paradise on earth and I'm really happy, and the people here is very warm and friendly and we love to be friends with them. And today I think it's such a perfect weather, okay, for us to play skiing, to play the snow ride and everything, and we are very happy. पर्यटकों की आमद से होटल कारोबारियों के अलावा कश्मीरी दस्तकारी का कारोबार करने वालों के चेहरों पर खुशी देखते ही बनती है। इसलिए जितने ज्यादा पर्यटक होते हैं कश्मीर में उतने ही रोजगार के मौके बढ़ते हैं। पर्यटन विभाग भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं के साथ साथ अन्य कई गतिविधियों में भी इजाफा कर रहा है। एक्चुअली हमारा ये गुलमर्ग जो है ये एक स्की रिजॉर्ट है, तो ये एशिया आप देख लो कहीं पे भी जाके पढ़ भी सकते हो बुक में, एशिया का नंबर 1 स्की स्लोप है। ये गुलमर्ग जो है स्की रिजॉर्ट है। आप जितने भी ये पहाड़ियाँ देख रहे हो इस पे हेली स्कीइंग होती है, जो आप केबल कार से ऊपर आए। केबल कार इसीलिए बना है ताकि स्कीइंग वालों को ऊपर चोटियों पे ड्रॉप करे। अदर जो माउंटेन है, अदर माउंटेन के लिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी, हेली स्कीइंग भी होती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं हंदवाड़ा पे और आप देख सकते हैं कि हालात यहाँ पर बिल्कुल सामान्य हैं। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो मार्केट है वो यहाँ पर खुली हुई है। यहाँ पर बाज़ारों में जो रौनक है, चहल पहल है, वो बरकरार है। लोग अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर किसी भी तरह की आपको नकारात्मकता देखने को नहीं मिलेगी। एक सामान्य माहौल आपको देखने को मिलेगा। ट्रैफिक आप देख सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों के लिए अवेलेबल है और सब लोग अपना काम भी कर रहे हैं। और जो बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं वो भी यहाँ पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से सरकार ने अब तेजी से काम करना शुरू किया है तो कहीं ना कहीं उनमें ये उम्मीद जगी है कि अब उनके वो काम पूरे होंगे जो कि अब तक नहीं हुए हैं भ्रष्टाचार की वजह से। और अब एक साफ स्वच्छ वातावरण, एक साफ स्वच्छ गवर्नेंस उनको देखने को मिलेगी जिसमें उनके काम भी पूरे होंगे और उन्हें विकास की एक नई दिशा मिलेगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, हंदवाड़ा। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर का। चीन ने अमेरिकी नौसेना जहाजों और लड़ाकू विमानों की हांगकांग यात्रा को स्थगित कर दिया है। पिछले सप्ताह अमेरिकी संसद में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के पक्ष में कानून पारित करने के खिलाफ चीन ने ये कदम उठाया है। साथ ही चीन ने कई अमेरिकी मानव अधिकार संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। दोनों देशों के बीच चीन के इस कदम से तनाव और भी गहरा सकता है। गौरतलब है कि हांगकांग में जारी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानव अधिकार और लोकतंत्र कानून को अपनी मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत हांगकांग में हर साल लोकतांत्रिक अधिकारों और न्याय की समीक्षा करने का प्रावधान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाटो देशों के नेताओं से मुलाकात के लिए लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ आज बकिंगम पैलेस में नाटो देशों के नेताओं की मेजबानी करेंगी। नाटो संधि की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बुधवार से वेटफोर्ड में नाटो देशों का सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नाटो सम्मेलन से इतर जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और नाटो के महासचिव से भी मुलाकात करेंगे। खबर फ्रांस से, जहां फिर से आई
भारी बाढ़ से लगभग 6 लोग मारे गए। इस बाढ़ ने दक्षिणी नगर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, जहां सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। फ्रांस में दोबारा हुई भारी बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। बाढ़ में राहत कार्यों में लगे 3 आपातकालीन सदस्यों को भी उस वक्त अपनी जान गंवानी पड़ी जब एक हेलीकॉप्टर राहत मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इन आपातकालीन कर्मियों के अलावा 3 लोग बाढ़ के पानी में बह गए। जांचकर्मी खतरनाक मौसम के दौरान हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने में जुट गए। इस हेलीकॉप्टर ने उस वक्त अपना रेडियो और रडार संपर्क तोड़ दिया जब वह वॉर क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ था। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश बचाव कर्मियों के परिवारों और उनके साथियों के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका के ज्यादातर क्षेत्र बर्फीले तूफान की चपेट में हैं। इस बर्फीले तूफान ने सोमवार की शाम आवाजाही को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिसके बाद न्यूयॉर्क के गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा करते हुए नेशनल गार्ड के 300 सदस्यों को तैनात कर दिया। इस बर्फीले तूफान के चलते विमान की आवाजाही की समस्याएं सोमवार को देर रात तक दोगुनी हो गई। लगभग 4000 अमेरिकी उड़ानों को रद्द करना पड़ा। रुक करते हैं अब आर्थिक जगत की खबरों का। और सबसे पहले बात सेबी की। बाजार नियामक सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के खिलाफ तत्काल कदम उठाए जाने से करीबन 83,000 निवेशकों को अपनी प्रतिभूतियां वापस मिल गई। ब्रोकर ने अवैध तरीके से इन प्रतिभूतियों को अपने खाते में हस्तांतरित कर लिया था और बिना किसी अधिकार पत्र के उसे गिरवी भी रख दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार मामले में समय पर कार्रवाई काफी अहम है। ऐसा अगर नहीं होता तो कर्जदाता गिरवी रखी प्रतिभूतियों को भुना सकते थे। सेबी के इस कदम से पीएमसी बैंक जैसी स्थिति को टालने में मदद मिली है। निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों ने प्रीपेड सेवाओं के लिए शुल्क की दरें महंगी करने के साथ ही असीमित कॉलिंग को भी सीमित कर दिया। इसके तहत ग्राहकों को अनलिमिटेड पैक में अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर बात करने के लिए एक अवधि में कुछ सुनिश्चित मिनट मिलेंगे। प्लान की अवधि के लिए तय वॉइस कॉल के मिनट पूरे हो जाने के बाद ग्राहक को दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के लिए प्रति मिनट 6 पैसे का शुल्क देना होगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और ये उपभोक्ताओं के लिए भी अच्छा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पारंपरिक कृषि सुधार कार्यक्रम के तहत देश में जैविक खेती आधारित कृषि को बढ़ावा दे रही है और ये स्वास्थ्य एवं किसानों के लिए लाभकारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार फर्टिलाइजर्स और रसायनों पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को पर्यावरण के अनुकूल खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पार्टी की एक बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रालय 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने की दिशा में काम कर रहा है और पराली जो कि जलने के बाद प्रदूषण का कारण बनती है, भविष्य में किसानों के लिए वो आय का जरिया बन जाएगी। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, मैं एनएसओ से सर्वे के लिए आया हूँ। आइए। मधु, क्या तुम्हें एनएसओ के बारे में पता है? हाँ बिल्कुल, एनएसओ का काम घर घर जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू खर्चे, कृषि, रोजगार, बेरोजगारी जैसे सामाजिक आर्थिक विषयों पर सर्वे करना है। हाँ, और मैं बताना चाहूँगा कि सर्वे को लेकर आपकी पहचान गोपनीय रखी जाती है। एनएसओ सर्वे भारत सरकार की विकास और कल्याण की नीतियाँ और योजनाएं बनाने में प्रयोग होते हैं। गुड, और इसलिए हम आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक के सही देंगे। करें विकास में भागीदारी, एनएसओ को दें सही जानकारी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए अब रुक करते हैं खेल की खबरों का। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने साल 2018-19 के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन ड'ओर पुरस्कार जीत लिया। मेसी के करियर का यह रिकॉर्ड छठा बैलन ड'ओर पुरस्कार है। मेसी ने 2015 के बाद पहली बार इस अवार्ड को जीता है। उन्होंने 2018-19 में क्लब और देश के लिए कुल 54 गोल करने में सफलता पाई थी। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत बार्सिलोना ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का खिताब जीता था। मेसी ने लिवरपूल के वर्जिल वैन डिजक को पीछे छोड़ा, वहीं पुर्तगाल और यूवेंटस के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुरस्कार की रेस में तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन ड'ओर पुरस्कार अमेरिका की दिग्गज मेगन रैपिनो को दिया गया। अमेरिका ने बीते साल सुपरस्टार महिला फुटबॉलर रैपिनो के रहते चौथी बार वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा किया था। लिवरपूल के एलिंसन का उन्हें साल का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। नेपाल में चल रहे 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के पहले दिन भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारत ने पहले दिन 5 स्वर्ण, 8 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीतकर अंक तालिका में दूसरा स्थान बरकरार रखा है। भारत की पुरुष और महिला बैडमिंटन टीमों ने अपने अपने फाइनल मुकाबले जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुष टीम ने किदाम्बी श्रीकांत की अगुवाई में श्रीलंका को 3-1 से हराया, जबकि महिला टीम ने अपने इस प्रतिद्वंदी को 3-0 से करारी शिकस्त दी। इससे पहले भारत ने ताइक्वांडो में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। वहीं ट्रायथलन में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। आदर्श MN सिनिमोल ने पुरुषों के व्यक्तिगत ट्रायथलन में स्वर्ण और विश्वजीत शिखोम ने रजत पदक जीता। सरोजनी देवी और मोहन प्रज्ञा ने महिलाओं के व्यक्तिगत वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे काठमांडू संवाददाता राजकुमार के पास। राजकुमार, तो नेपाल में चल रही इस 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं, जीत का लोहा मनवा रहे हैं। बिल्कुल आंचल, जैसे आपने कहा कि पहले दिन ही भारत की जोड़ी में 16 पदक आए हैं, जिनमें कि 5 स्वर्ण पदक शामिल हैं और कुल मिला के भारत जो है वो दूसरे स्थान पर चल रहा है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 महत्वपूर्ण मुकाबले आज होंगे आंचल। जो वॉलीबॉल है उसके दोनों फाइनल्स महिला और पुरुष वर्ग में आज पुरुष वर्ग में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। बाद में शाम को जो महिला है उनका महिला वर्ग में भारत का सामना जो है मुकाबला मेजबान नेपाल से होगा। तो इन दोनों मैचों पर सबकी निगाहें लगी हैं। काफी महत्वपूर्ण मुकाबले हैं। हालांकि दक्षिण एशियाई खेलों में वॉलीबॉल में भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का जो रिकॉर्ड है शानदार रहा है। भारत ने अब तक लगभग सभी प्रतियोगिताओं का खिताब जीता है। तो जब आज पाकिस्तान के सामने टीम उतरेगी तो पूरे दमखम के साथ उतरेगी। और जब सेमीफाइनल के बाद मैंने टीम के कोच और कप्तान से बात की थी तो दोनों ने उम्मीद जताई थी कि टीम, क्योंकि रविवार को सेमीफाइनल हुआ था और एक दिन का गैप था जिसमें कि टीम को थोड़ा आराम मिला और थोड़ी उन्होंने अभ्यास भी किया है। तो दोनों कोच और कप्तान का ये कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम अपना जो शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी और जीत हासिल करेगी। लेकिन दूसरा जो मुकाबला होगा आजकल जो महिला वर्ग का है वो काफी देखने वाला होगा। हालांकि ग्रुप स्टेज पे भारत ने नेपाल को पराजित किया था, लेकिन उस मैच में पहले सेट में नेपाल ने भारत को कड़ी चुनौती दी थी नेपाली लड़कियों ने। और सबसे खास बात है आंचल, यहाँ जो नेपाल में वॉलीबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल है और इतनी संख्या में दर्शक थे महिला मुकाबले को देखने के लिए कि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। हर पॉइंट पर यहाँ के जो घरेलू दर्शक है अपनी टीम की जोरदार हौसला अफजाई कर रहे थे। तो आज शाम को मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भारत और नेपाल की महिलाओं के बीच मुकाबला होगा काफी रोमांचक और महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और राजकुमार, जिस तरह से भारत ने इन खेलों में करीबन अपने 487 एथलीट्स को उतारा है और 15 से अधिक खेलों में वो हिस्सा ले रहे हैं, तो जो खेल प्रेमी है उनके लिए अपने आप में एक ट्रीट की तरह इन खेलों को देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ा खेल महाकुंभ है नेपाल में। और खास बात यह है आखिर की 2015 का जो विनाशकारी भूकंप हुआ था उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर जो कुछ स्टेडियम, जैसे जो काठमांडू का मुख्य स्टेडियम है दशरथ रंगशाला, जहाँ की 1984 में पहले साउथ एशियन फेडरेशन गेम शुरू हुए थे, उस स्टेडियम को भी काफी नुकसान हुआ था और उसको बनाने के लिए यहाँ जो काफी प्रयास हो रहे थे। लेकिन पूरी नेपाल सरकार और नेपाल के जो खेल अधिकारी हैं उन्होंने पूरी जी जान से स्टेडियम को बिल्कुल समय पर तैयार कर दिया और इतना
बढ़िया माहौल है यहाँ पर। खेल के प्रति नेपाल के लोगों का उत्साह भी काफी है। बड़ी संख्या में दर्शक मैच देखने आ रहे हैं और अगले 8 दिन तक और अगले जो 8 दिन और होंगे, 9 दिन, 10 तारीख तक यहाँ दर्शकों को, खेल प्रेमियों को काफी महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं देखने को मिलेंगी। और आज बैडमिंटन के जहां कल टीम वर्ग में भारत ने महिला और पुरुष वर्ग में गोल्ड जीता है, स्वर्ण जीता है, आज से व्यक्तिगत मुकाबले शुरू होंगे। तो उम्मीद है कि पदक तालिका जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेंगे, भारत पदक तालिका में और ऊपर जाएगा। बिल्कुल, तो खेल प्रेमी इस खेल महाकुंभ में जितने भी खेल चल रहे हैं उनका लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और अब खेल की खबरों के बाद रुक कर लेते हैं नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों का। और जो पहला पत्र हम ले रहे हैं वो है दैनिक जागरण, और इसमें जो खबर है वो घाटी को लेकर है कि किस तरह से जो सुधरते हालात की बानगी है वो सामने नजर आने लगी है और कश्मीर से सुरक्षा बल हटने लगे हैं। सुधरते हुए हालात इस तरह से हैं कि करीबन सीआरपीएफ और बीएसएफ के 2000 जवानों को, जो अधिकारी हैं, उन्हें वापस बुला लिया गया, जिससे साफ तौर पर पता लगता है कि घाटी में लगातार हालात सामान्य हो रहे हैं। दूसरी खबर हम ले रहे हैं हिंदुस्तान से, जो कि महिला सशक्तिकरण की एक तस्वीर पेश करती है। शिवांगी, जो कि नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है, और अपने आप में उन्होंने हमेशा ये कहा कि जो उन्होंने ठाना उसे उन्होंने पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी बानगी हम देख पा रहे हैं। और बिहार के मुजफ्फरपुर की इस बेटी ने ये करके दिखाया है कि अगर आप कुछ भी सोच लेते हैं, अगर आप में जज्बा है, जुझारूपन है, तो आप उस पर जीत हासिल कर सकते हैं। जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो राष्ट्रीय सहारा से है, और ये जुड़ी हुई है हम जैसे नौकरी पेशा लोगों से कि एशिया में सबसे ज्यादा जो वेतन वृद्धि होगी वो भारत में होगी। और एशिया में औसत वेतन वृद्धि की जो दर है वो 5.5% के आसपास रहेगी। और उम्मीद की जा रही है, जो कॉर्न फेरी की रिपोर्ट है, कि 2020 में करीबन 9% से ज्यादा जो सभी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। तो एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो सैलरीड क्लास को बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो हम खबर ले रहे हैं वो है नवभारत टाइम्स से, और यहाँ पर उन लोगों के लिए खबर है जो लगातार ट्रेन में सफर करते हैं और जनरल डिब्बे में सफर करते हैं। जनरल डिब्बे में सफर करने वालों की शिकायत हमेशा होती है कि उनका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता, लेकिन अब जनरल डिब्बों में भी कंफर्म टिकट मिलेगा। और इसके लिए अब लगातार रेलवे काम कर रहा है। आप ट्रेन के लिए रेलवे काउंटर से टिकट लेंगे तो वहां पर काउंटर्स बनाए गए हैं जहां से आप इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। तो ये थी अखबारों से जुड़ी खबरें, और अब रुक कर लेते हैं हम स्वास्थ्य का। आज विश्व दिव्यांग जन दिवस है, जो दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए मनाया जाता है। ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें व्यक्ति का सामान्य तरह से ना चल पाना, उठना बैठना, यहाँ तक कि रोजमर्रा के कार्य ना कर पाना जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर देता है। ऐसे में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है पुनर्स्थापन से। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसी बीमारी या चोट के कारण यदि व्यक्ति के शरीर का कोई अंग कमजोर हो जाए, प्रभावित हो या कार्य न करे, तो ऐसी स्थिति में फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्स्थापन की विशेष भूमिका होती है। लकवा जिसको हम कहते हैं, आधा शरीर काम करना बंद कर देता है, या हमारी रीढ़ की हड्डी अगर खराब हो जाती है, या फिर हमारे को कोई भी न्यूरोलॉजिकल, कोई भी हमारी नस में दबाव आ जाए या नस के अंदर क्षति हो जाए, तो हमारे हाथ या अगर पैर काम करना बंद करेंगे। जो बच्चे विकलांगता के साथ पैदा होते हैं, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी हो गया या ऑटिज्म हो गया, या फिर वो बच्चे जिनको आगे बढ़ती उम्र के अंदर कुछ विकलांगता हो जाती हैं, शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाए, तो उसकी प्रिवेंशन, उससे हमारे पैर के अंदर छाले ना पड़ें, अल्सर ना बने और पैर की एम्पुटेशन ना हो, मांस और हड्डी के रोग हो गए, आर्थराइटिस, गठिया बाई टाइप बीमारी हो गई, जिनको दर्द के कारण से वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कार्य नहीं कर सकते, अपने घर में काम नहीं कर सकते, हाथ से कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते, तो उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। समस्या होने पर यदि शुरुआत से ही ध्यान दिया जाए और सही तरह से फिजियोथेरेपी और पुनर्स्थापन किया जाए तो ये काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध होता है। फिजियोथेरेपी होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के थ्रू हम कुछ एड्स और अप्लायंसेस देते हैं, आर्टिफिशियल हैंड्स, आर्टिफिशियल लेग्स बना सकते हैं, या फिर उनको हम कमज़ोर शरीर के अंग को हम चलने का सहारा या उनको सपोर्ट बना करके दे सकते हैं।
वोकेशनल काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, उसके काम के अंदर हम उसको रिट्रेन करने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसका टीम मेंबर होता है, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन वर्कर्स होते हैं जो समाज में जाते हैं और उसको देखते हैं, जांचते हैं, और उसके अलावा मेडिकल टीम होती हैं जो कि उसको समय समय पर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से बचाती हैं। फिजियोथेरेपी और पुनर्स्थापन से व्यक्ति को अपने रोजमर्रा के कार्य करने में सक्षम बनाना, उसका आत्मविश्वास बढ़ाना और उसे आत्मनिर्भर बनाना संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आइए आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां पर क्रिसमस के मौके पर व्हाइट हाउस को अलग अंदाज में सजाया गया है। हालांकि जिंगल बेल्स कहने का वक्त नजदीक आ रहा है। आप इन दृश्यों का लुत्फ उठाइए। मुझे दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज मेरी सहयोगी प्रीति के साथ। नमस्कार, मुस्कुराते रहें।